Hello everyone, welcome to your history class. Today we'll start 13th chapter of 12th history. The name of the chapter is Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement, Civil Disobedience and Beyond. इस चैप्टर में हम हमारी कंट्री के ग्रेट लीडर महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उनके फर्स्ट मोमेंट सिविल डिसोबीडियंस से लास्ट मोमेंट तक सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। उनकी 1915 से 1948 तक की जो जर्नी रही उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम नेशनलिज्म की हिस्ट्री को देखें तो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को ही मेकिंग ऑफ नेशन के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी एसोसिएट गैरीबैल्डी विद द मेकिंग ऑफ इटली, जॉर्ज वॉशिंगटन विद द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हो ची मिन विद द स्ट्रगल ऑफ फ्री वियतनाम फ्रॉम colonial rule. In the same manner, Mahatma Gandhi has been regarded as the father of Indian नेशन। जिस तरह से इन लीडर्स को देखा जाता है कि इटली के एसोसिएशन के रूप में गैरीबॉल्डी को, अमेरिकन वॉर से इंडिपेंडेंस दिलाने के रूप में वॉशिंगटन को, और वियतनाम को कॉलोनियल रूल से फ्री करने में हो ची मिन को का स्ट्रगल देखा जाता है। सेम मैनर में अगर हम इंडियन नेशन के बारे में देखें, इंडियन के जो कॉलोनियल रूल से हमें आज़ादी मिली उसके रूप में देखें तो हम महात्मा गांधी जी को इंडियन नेशन का फादर एज अ फादर रिगार्ड करते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो भी ये फ्रीडम स्ट्रगल्स के लिए जो भी पार्टिसिपेट किया, उन्हें लीड किया, उनका जो इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहा, तो इसके लिए अगर उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा गया है तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही उनके ऊपर बैठता है। जिस तरह से वॉशिंगटन और हो ची मिन का पॉलिटिकल कैरियर उसी सोसाइटी के द्वारा बिल्ड किया गया जहां पर वो रहते थे, इन द सेम मैनर गांधी जी का भी पॉलिटिकल कैरियर इंडियन सोसाइटी के द्वारा बिल्ड किया गया था, क्योंकि वो यहीं पर रहते थे और यहीं पर उन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल्स को लीड भी किया था। ओके, इस चैप्टर में हम 1915 से 1948 तक के टाइम पीरियड को रीड आउट करने वाले हैं। गांधी जी की जो भी एक्टिविटीज इस टाइम पर रही उन सबको एनालाइज करने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के साथ मिलकर अलग अलग स्ट्रगल्स में लीड किया, लोगों को इंस्पायर किया, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और अगर स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंस है तो वो इसीलिए इम्पॉर्टेंस है क्योंकि इस चैप्टर में आपको ऐसे बहुत सारे सोर्सेज देखने को मिलेंगे जिन सोर्सेज की हेल्प से हिस्टोरियंस जो है एक लीडर की लाइफ को और उसके मूवमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री बनाने के रूप में। ओके, यहाँ पर एक व्यू दिया हुआ है। ये व्यू कहाँ का है? मार्च 1930 का है, साबरमती रिवर का, जिस टाइम पर सोल्ट लो जो है उन्होंने तोड़ा था, मीन्स नमक यात्रा शुरू कर दी थी साबरमती पर। लोग जो है गांधी जी को सुनने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और वही व्यू जो है यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, आवर फर्स्ट पॉइंट इन दिस चैप्टर इज अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। एक ऐसा लीडर जो अपने आप को अनाउंस कर रहा था, मीन्स गांधी जी ने फर्स्ट टाइम अपने आप को कहाँ पर अनाउंस किया था, कहाँ पर लोगों को उन्होंने अपने विचारों के बारे में बताया था, वो इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। जनवरी 1915 में महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जो है अपनी होमलैंड वापस आ गए थे। वो 2 डिकेड्स तक अब्रॉड रहे और इन 2 डिकेड्स मीन्स 20 ईयर्स, ये जो 20 ईयर्स का टाइम पीरियड था ये मोस्टली इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही स्पेंड किया। यहाँ पर वो एज अ लॉयर थे। एज अ लॉयर होने के साथ साथ बाद में उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका में जो भी इंडियंस रह रहे थे और उनके साथ जो बुरा ट्रीटमेंट किया जा रहा था उसके लिए एक मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट के ये लीडर बने थे। ओके, जैसा कि एक हिस्टोरियन चंद्रन देव सेनन ने रिमार्क किया है कि साउथ अफ्रीका में रहते रहते ही गांधी जी महात्मा बन गए थे। द मेकिंग ऑफ महात्मा, साउथ अफ्रीका ही वो प्लेस था जहां पर गांधी जी को जो है महात्मा के रूप में वो सामने आए थे। ओके, इट वाज साउथ अफ्रीका द महात्मा गांधी फर्स्ट फोर्स द डिस्टिंक्टिव टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नोन एज सत्याग्रह। साउथ अफ्रीका ही वो प्लेस था जहां पर गांधी जी ने पहली बार प्रोटेस्ट करने के नॉन वायलेंस तरीकों को, इन टेक्निक्स को अपनाया था, जिसको कि सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर रहने वाले जो डिफरेंट रिलीजियंस के लोग थे, इन लोगों के बीच में हार्मनी उन्होंने प्रमोट की और जो अपर कास्ट के लोग, जो अपर कास्ट इंडियंस थे साउथ अफ्रीका में रहने वाले, जिस तरह का ट्रीटमेंट वो लो कास्ट और विमेन के साथ करते थे, इस चीज के लिए भी उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को अलर्ट किया कि वो इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट इनके साथ ना करें। मीन्स हर जगह वो हार्मनी को ही प्रमोट कर रहे थे, चाहे वो आपस में रिलीजियंस के बीच में है या फिर डिफरेंट कास्ट के बीच में है। ओके,
जब महात्मा गांधी जी 1915 में इंडिया वापस आए तो ये जो इंडिया था 1915 का इंडिया जो था वो पूरी तरह चेंज हो चुका था उस इंडिया से जो 1893 में था जब वो इंडिया को छोड़कर चले गए थे। मीन्स 1893 में गांधी जो है अपनी लॉ की स्टडी के लिए अब्रॉड गए थे और इसके बाद वो इंडिया नहीं आए थे। इसके बाद वो 1915 में ही आए थे और इस टाइम पीरियड तक बहुत सारा चेंज जो है इंडिया में हो चुका था। हालांकि अभी भी यहाँ पर कॉलोनियल रूल ही था, लेकिन जो पॉलिटिकल सेंस थी वो और ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी। ओके, लोगों ने जो है नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। अब नेशनल कांग्रेस जो है टाउन्स और सिटीज में भी फैल चुकी थी। यहाँ पर 1905-1907 में स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, जिस मोमेंट में ये लोगों को इस चीज के लिए प्रमोट किया गया था कि भाई हाँ, हमें जो है अपने ही देश की सारी चीजों को यूज करना है। और मिडिल क्लास के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। इस मूवमेंट की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स इमर्ज हुए थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र, बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल एंड लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब। ओके, इनके प्लेसेस को भी आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ से थे, बिपिन चंद्र पाल कहाँ से थे और लाला लाजपत राय कहाँ से थे। ओके, और ये तीनों ही लीडर कोलेक्टिवली लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। हालांकि इन तीनों ही लीडर्स का जो नेटिव प्लेस था, नेटिव प्रोविंसेस थे, मीन्स जहां पर इनका बर्थ हुआ था, वो अलग अलग थे। लेकिन इस नेशनल मूवमेंट की वजह से ये जो है एक होकर इकट्ठे होकर काम कर रहे थे। ये ऐसे लीडर्स थे जो किसके चीज को, मिलिटेंट को एडवोकेट कर रहे थे। मींस ये लड़ाई कर कर जो है कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो है अपने राइट्स को पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा ग्रुप भी था जो मॉडरेट्स तरीकों को अपना कर कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे। और इन मॉडरेट्स में थे गोपाल कृष्ण गोखले जी एंड मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली जीना भी जो है गांधी जी की तरह ही एक गुजराती लॉयर थे, जिन्होंने अपनी स्टडी कहां से की थी, लंदन से की थी। अब गांधी जी इन्हीं लोगों के बीच में गए। गांधी जी के जो मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को एडवाइस किया कि वो एटलीस्ट एक ईयर के लिए, पूरे साल के लिए जो है ब्रिटिश इंडिया की ट्रैवलिंग करे, ताकि वो समझ सके कि यहाँ पर डिफरेंट लैंड्स पर रहने वाले डिफरेंट लोग कैसे हैं, किस तरह से वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं, किस तरह से वो जीते हैं। तो सारी चीजों को समझने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इन्हें कहा कि 1 ईयर के लिए इंडिया की आपको ट्रैवलिंग करनी होगी। ओके, जो पहला मेजर पब्लिक अपीयरेंस थी लोगों के सामने गांधी जी की, वो थी फरवरी 1916 में। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग हुई थी और यहाँ के जो इनवाइटीज थे वो बड़े बड़े प्रिंसेस, जमींदार, लैंडलॉर्ड्स थे। यहाँ पर किसी भी फार्मर या लेबर को इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि ये जो बनारस BHU बना था, यहाँ पर ये इंडिया के लोगों की वेल्थ की वजह से और उनके इनिशिएटिव्स की वजह से बना था। मीन्स इंडिया के लोगों का धन यहाँ पर, पैसे यहाँ पर लगे थे। ब्रिटिशर्स ने इसके लिए कोई पैसा यूज नहीं किया था। और इंडियन जो बड़े बड़े लीडर्स थे जो चाहते थे कि हमारी कंट्री में एजुकेशन आनी चाहिए, उन्हीं की इनिशिएटिव्स, उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से BHU को बनाया गया था। और उन्हीं लीडर्स को, नेताओं को, प्रिंसेस को, जमींदार, लैंडलॉर्ड, जिन लोगों ने यहाँ पर डोनेट किया था, जिनकी डोनेशन और कंट्रीब्यूशन की वजह से इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था, सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया था। किसी भी गरीब लोग जो थे उनको यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया था। जब गांधी जी की टर्न आई बोलने की, तो उन्होंने किस बारे में अपना लोगों का ध्यान दिलाया? ही लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पीपल। उन्होंने, गांधी जी ने जो इंडियन एलाइट थे, यानी कि ये जो बड़े बड़े लोग थे, उन्हें चार्ज किया कि यहाँ पर पुअर लोगों की लैक क्यों है, पुअर लोगों को यहाँ पर इनवाइट क्यों नहीं किया गया है। आगे बोलते हुए वो कहते हैं कि BHU की ओपनिंग सच में सर्टेनली मोस्ट गोजियस शो, बहुत अच्छा शो है, एक बहुत ही भव्य शो है। लेकिन मैं वरिड हूँ, जो ये रिच और पुअर्स के बीच में जो ये लेकनेस बनी हुई है, जो ये खाई बनती जा रही है, मैं इस चीज के लिए वरिड हूँ। मैं वरिड हूँ क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो सिर्फ नोबल मैन ही है। मिलियंस ऑफ पुअर इंडियन यहाँ पर प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्यों एब्सेंट है यहाँ पर। उन्होंने इनवाइटीज को आगे समझाते हुए, प्रिविलेज करते हुए कहा कि हमारी सेल्वेशन
तब तक नहीं मिल सकती है, हमें जब तक आज़ादी नहीं मिल सकती है जब तक कि हम अपनी ज्वेलरी को उतार नहीं देते हैं। मीन्स जो पुअर लोग वर्क कर रहे हैं और उनके वर्क से जो नोबलमैन्स की, जमींदारों की जो ट्रेजरी भरती जा रही है, गांधी जी ने कहा कि जब तक आप अपनी इस ट्रेजरी को, इस खजाने को भरना बंद नहीं करेंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकती है। सच में अगर किसी टाइप के कोई, अगर आप एक अच्छी गवर्नमेंट बनाना चाहते हो तो उसके अंदर पब्लिक अफेयर जरूर होना चाहिए। जब पब्लिक की यहाँ पर एंट्री होगी तभी जो है हम एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकते हैं। हमें सेल्वेशन ना तो लॉयर्स दे सकते हैं, ना ही डॉक्टर्स दे सकते हैं, ना ही रिच लैंडलॉर्ड दे सकते हैं, बल्कि हमें सेल्वेशन मिलेगी तो वो किसके थ्रू मिलेगी? फार्मर्स के थ्रू ही मिलेगी। सिर्फ फार्मर्स ही हमें ये सेल्वेशन दिलवा सकते हैं। द ओपनिंग ऑफ BHU वॉज एन ओकेजन फॉर द सेलिब्रेशन। जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो ओकेजन था, ओपनिंग थी, वो सेलिब्रेशन का ओकेजन था, क्योंकि ये ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो किसकी वजह से? इंडियंस की वजह से, इंडियन की मनी और उनके इनिशिएटिव्स की वजह से खोली हुई थी। लेकिन गांधी जी ने अपने इस सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन की टोन में अपने आप को शामिल नहीं किया। उन्होंने ये सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन की टोन को अडॉप्ट करने की बजाय लोगों को ये याद दिलवाया कि जो पीजेंट्स और वर्कर्स हमारी कंट्री को बना रहे हैं, हमारी कंट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की एब्सेंट यहाँ पर है। वो लोग भी ऑडियंस में होनी चाहिए। वो क्यों अनरिप्रेजेंटेड, उनको क्यों रखा गया है? आगे गांधी जी ने अपनी स्पीच में कहा कि जब तक हम इन लोगों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे और ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं उनमें इनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तब तक हम सेल्वेशन को नहीं पा सकते हैं। सो अपनी स्पीच में गांधी जी ने हमारी कंट्री का जो पुअर सेक्शन था उसके ऊपर लोगों का ध्यान दिलाया, क्योंकि जो बड़े बड़े जमींदार, लैंडलॉर्ड्स थे, ये पुअर सेक्शंस की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इनका मेन मोटो क्या होता था? ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना। ओके, सो गांधी जी स्पीच एट बनारस इन February 1916 was one level merely the statement of fact, namely that Indian nationalism was an elite phenomenon। गांधी जी को की जो स्पीच थी फरवरी 1916 में, वो एक चीज तो ये दिखा रही थी कि इंडियन पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ एलाइट लोगों को ही शामिल किया गया है। मीन्स सिर्फ और सिर्फ बड़े लोग ही इंडिया की राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, दूसरे जो बड़े लेवल के लोग हैं वही सिर्फ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ गांधी जी ये बताना चाह रहे थे कि जब तक यहाँ पर लोगों की, पुअर लोगों की और दूसरे सेक्शंस की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तब तक जो है हम एक अच्छी राजनीति नहीं बना सकते हैं। और इस ईयर के लास्ट में ही गांधी जी के जो ये प्रोस्पेक्ट थे उन्हें प्रैक्टिकल लाने में उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिली, क्योंकि दिसंबर 1916 में जो कांग्रेस की एनुअल मीटिंग हेल्ड हुई थी लखनऊ में, वहां पर चंपारण से, बिहार चंपारण से कुछ पीजेंट्स उनके पास आए और उन पीजेंट्स ने गांधी जी को बताया कि किस तरह से इंडिगो प्लांटर्स के साथ ब्रिटिशर्स हार्श ट्रीटमेंट उनके साथ कर रहे हैं, बुरा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स वहां पर ग्रो की जा रही है, जिसकी वजह से वहां की जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो भी खत्म होती जा रही थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक एक ही टाइप की जब कोई क्रॉप ग्रो की जाती है तो लैंड की फर्टिलिटी खत्म होना शुरू हो जाती है। सो अब जो गांधी जी के प्रोस्पेक्टिव थे उनको प्रैक्टिकल में लाने का उन्हें मौका मिला और इसके लिए चंपारण के जो पेजेंट्स थे उनके लिए उन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया। ओके, सो आगे जो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किए, उनके मूवमेंट्स के बारे में हम जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं तक रीड आउट करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक कि आपको सभी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से गांधी जी ने अपनी फर्स्ट स्पीच दी और किस तरह से लोगों को उन्होंने बताया कि गरीब लोग जब तक शामिल नहीं होंगे राजनीति में, पॉलिटिक्स में, तब तक जो है हम सेल्वेशन को नहीं पा सकते हैं। ओके, tell me in comment section, have you cleared all the things or not, and like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you, bye bye, keep learning.